नमस्कार, वेलकम टू ऑल ऑफ यू स्टडी 91 ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। माय नेम इज शिवानंद दुबे और आज हम लोग डिस्कस करने वाले भाई मॉक टेस्ट नंबर 7। मॉक टेस्ट नंबर 7 का मतलब हुआ एएलपी में जैसे क्वेश्चंस आते हैं वैसे ही कोशिश किया गया है कि इसमें क्वेश्चंस हैं। आप अगर एएलपी का एग्जाम दे रहे हो तो उसी के बेस पर देखोगे, एसएससी जीडी हुआ या एसएससी सीएचएसएल हुआ या यूपीएसआई हुआ, सब में लगभग क्वेश्चंस कॉमन रहते हैं। बस होता क्या भाई कि थोड़ा सा लेवल का डिफरेंट रहता है। आप अगर यूपीएसआई में जाएंगे तो लेवल टफ आएगा और आप एएलपी या जो है यूपी पुलिस में आएंगे थोड़ा सा लेवल मॉडरेट रहता है। बट एएलपी के कुछ एग्जाम्स में टफ रहता है, यानी असिस्टेंट लोको पायलट में एडवांस के मैथमेटिक्स थोड़े से टफ आते हैं ना। तो चलिए आज हम लोग बिल्कुल आसान वाले क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो अपने आप को पहले इवेलुएट करिएगा, असेसमेंट करिएगा कि भाई हम कितने क्वेश्चंस आज सॉल्व कर पाते हैं, ठीक है ना। चलिए फिलहाल क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ विदाउट टाइम डिले किए हुए सिर्फ और सिर्फ हम लोग जो है आज क्वेश्चन पर बात करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर दिस, यानी पहला सिंप्लीफिकेशन के आप देखोगे 1 से 2 क्वेश्चन कंफर्म आते हैं, 2 से 3 क्वेश्चन कंफर्म आते हैं। अच्छा, सिंप्लीफिकेशन में आप जब सॉल्व करोगे तो आपको बताए थे भाई कि साइन को सॉल्व करने का तरीका क्या है। तो साइन को सॉल्व करने का तरीका का मतलब VVODMAS, ये बताया था ना। V का मतलब क्या होगा, पहले नंबर पे हम लोग विनिकुलम सॉल्व करते हैं, यानी जो बार लगा होता। कहोगे यस सर। सेकंड नंबर पे भाई ब्रैकेट, ब्रैकेट में सबसे पहले छोटा ब्रैकेट ना, और फिर जो है आप बात करो तो करली ब्रैकेट यानी मझला ब्रैकेट, और फिर तीसरे नंबर पे हम सॉल्व करते हैं भाई कौन सा, स्क्वायर ब्रैकेट। अच्छा, डी का मतलब, अच्छा ऑफ, ओ का मतलब ऑफ, ऑफ का मतलब इनटू, डी का मतलब डिवाइड, एम का मतलब मल्टीप्लाई, ए का मतलब एडिशन और एस का मतलब सब्सट्रैक्शन। ये सीक्वेंस होता है किसी भी यानी सिंप्लीफिकेशन को सॉल्व करने में, ये बॉडमास के रूल को अप्लाई करने के लिए, ठीक है ना। और ये भी आप लोग बताए थे भाई, और ऑफ का मतलब इनटू, बट पहले सॉल्व करोगे, डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करोगे यानी सेकंड नंबर को सॉल्व करोगे, एडिशन सब्सट्रैक्शन में जो भी आएगा उसको सॉल्व करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब ये कह रहे हैं, ध्यान समझिएगा, अगर आपसे बात की जाए कि 8 डिवाइड बाई 8 ऑफ 8 डिवाइड बाई 8 ना, ऑफ 8 डिवाइड बाई 8, तो आपको क्या करना है, यहां पे सॉल्व करिए। बहुत सारे लोगों का गलत आंसर आएगा। इसका रीजन क्या है, क्योंकि वो क्या करेंगे, ऑफ को इनटू करके रिलेट करके और डिवाइड को इनटू में कन्वर्ट कर दे। नो, तो सबसे पहले ऑफ का मतलब इनटू पहले, यानी इसको ऐसे आप लिखिए 8 डिवाइड बाई कितना, 64 डिवाइड बाई 8, ठीक है, ये हो जाएगा। यानी जहां भी ऑफ लगा है उसको एक साथ आपको सॉल्व करके नंबर्स के फॉर्म में लिखना है। अब फिर आप देखो 8 डिवाइड को इनटू में कन्वर्ट कर दोगे, ये वाली वैल्यू क्या करोगे, उल्टा रेसिप्रोकल 1/64, डिवाइड लगा इनटू 1/8। अब देखो इजी हो जाएगा, यानी इसकी वैल्यू कितना 1/64। क्लियर है। तो ये तो आपको सीक्वेंस सॉल्व करने का हुआ। फिलहाल इस पे हम अभी नहीं जाते हैं, डायरेक्टली क्वेश्चंस पे आते हैं। ये देखो क्वेश्चन देखने के बाद आपको समझ में आ रहा होगा भाई कि बार लगा है। बार का मतलब क्या होगा, जिस नंबर पे विनिकुलम लगा होता है उसके पहले या बाद के साइन से मतलब नहीं होता, हमें सिर्फ उसी से मतलब होता है, यानी 7 - 5 से मतलब होगा, ठीक है। अच्छा, ब्रैकेट से क्या है इसमें, यानी एक स्मॉल ब्रैकेट है, पहले इसको सॉल्व करोगे, फिर मझले ब्रैकेट को सॉल्व करोगे और बाद में 10 को क्या करोगे, ऐड कर दोगे। आप बताओ, छोटे ब्रैकेट में 7 - 5 विनिकुलम है तो 7 - 5 यानी 2, ये हुआ। अब यहां से क्या बचेगा, देखो 20 - 5 डिवाइड बाई 2 इंटू 2 बचेगा ना, यानी इंटू 2। तो क्या करोगे भाई, माइनस तो बाद में करोगे, 5 डिवाइड का मतलब इंटू 1/2 और 2 यहां इंटू, ये हो जाएगा कैंसिल, यानी 5। तो आप कहोगे सर ये 5 डिवाइड बाई 2 और इंटू 2 का मतलब ये हुआ कि इसका आंसर 5 आएगा। तो 20 - 5 का मतलब कितना, यानी कहोगे सर 15। तो जब इसको सॉल्व किया तो ब्रैकेट के अंदर छोटे वाले को सॉल्व करने के बाद 15 आ गया। अब 15 आ गया, इसके बाद देखो इंटू 15 इंटू 15 यानी कितना 225 ना, और 225 ये 26। तो आप बताओ, ये और ये मल्टीप्लाई करके 225 आ गया, और 26 - 225 हुआ, तो यानी माइनस कितना हुआ 199। अब आप बताओ, ये -199 मझली ब्रैकेट में हुआ और 10 प्लस ये है, तो क्या करोगे 10 प्लस माइनस माइनस 199, तो क्या हो जाएगा भाई माइनस का 189। ये बिल्कुल आसान था, यानी पहले आप लोग छोटा ब्रैकेट सॉल्व करोगे और उसमें जो है आप साइन के सीक्वेंस को ध्यान दो और फिर आप मझले ब्रैकेट को सॉल्व करके ओपन कर दो, यानी आंसर क्या हो जाएगा माइनस का 189। सिंप्लीफिकेशन आपको बहुत बार डिस्कस कर चुके, इसीलिए ये सिर्फ और सिर्फ आपको हम रिकॉल करा रहे हैं, यानी आपको प्रैक्टिस करा रहे हैं। इसको देखो ध्यान से। अच्छा, जब भी सिंप्लीफिकेशन वाला क्वेश्चन होगा ना, इसको पहले एक बार ध्यान से देखो और फिर सॉल्व करने की कोशिश करो। जैसे ये था, कहोगे सर यहां देखो ये इस छोटा ब्रैकेट, यानी पहले इसको सॉल्व कर लो और फिर इस वाले ब्रैकेट को सॉल्व कर लो। हाँ,
और ये भी ध्यान दो, यानी इसके साथ ही लगा हुआ, इसको सॉल्व कर लो और तब ये सॉल्व करोगे, है कि नहीं, ऐसे ध्यान दो, और फिर इंटू करके ये प्लस वाला सॉल्व करोगे। यानी पहले आप देखो ये छोटे ब्रैकेट इन दोनों को सॉल्व करो, तो आप कहोगे 25 माइनस 15 10 माइनस 5 यानी 5 हो गया, इसको सॉल्व कर दिया, इसका आंसर 5 आ गया। क्या लिखना जरूरी है कि पूरा हम लिख के ही सॉल्व करें? नो सर, ऐसे डायरेक्ट लिख दो। अच्छा, इसके बाद क्या करोगे भाई, इसके बाद आप करोगे 14 पंचे 70 यानी मल्टीप्लाई कर दोगे, इंटू है तो ये ब्रैकेट हट जाएगा, यानी ये बड़े ब्रैकेट, अभी देखो यहां पे माइनस का 70 हो गया और डिवाइड बाई कितना, 22 माइनस 6 का मतलब कितना, 16, तो डिवाइड बाई 16 का मतलब नीचे 16 आ गया ना। बताओ कोई कंफ्यूजन है? 1/7 और 5 प्लस हो गया। कहोगे सर कोई डाउट नहीं है, यहां से जो सॉल्व हो सके सॉल्व करिए। 2 8 16, 2 से कितना हुआ, 2 8 16, चाहे ऐसे कर दो, अभी मत सॉल्व करो, एक रहने दो, अभी रहने दो इसको। अब ब्रैकेट ओपन करोगे, 5 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 1/7 इंटू 70/16 ये हो गया भाई। ब्रैकेट अगर ओपन किया तो 1/7 मल्टीप्लाई होगा ना, कहोगे हाँ सर। 7 दहम्मा 70, तो यहां से 2 पंचे 10, 2 8 16, यहां 5 माइनस 5/8 क्या हो जाएगा, 8 पंचे 40 माइनस 5 35 बटा कितना 8, क्या 35/8 आंसर है? हाँ सर बिल्कुल है, यानी ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। कोई डाउट है? कुछ नहीं सर, हमने ये ब्रैकेट में स्मॉल ब्रैकेट में सॉल्व किया, यहाँ स्मॉल में और यहाँ कर्ली ब्रैकेट में सॉल्व किया, और फिर बड़े ब्रैकेट को एक साथ कंबाइन करके कितना आया, माइनस का 70/16 आया, इसके बाहर 1/7 है गुणा कर दिया। सर यहाँ से 5/8 हुआ, तो 5 में माइनस 5/8 कर दोगे, 35/8 कहोगे, वाह सर वेरी गुड। चलो इसको देखो आपको जो है बात करें इसकी, यानी हाइट एंड डिस्टेंस की ट्रिग्नोमेट्री के एक क्वेश्चन डेफिनेट हर बार आता है, और ये क्वेश्चन ऐसा होता है ना, सिर्फ और सिर्फ आपको जो है क्वेश्चन चैप्टर को समझना है और डायग्राम बनाना सीखना है कि मतलब कैसे आप जो है एंगल ऑफ एलिवेशन यानी उन्नयन कोण क्या होता है, अवनमन कोण क्या होता है, हम टावर बनाते हैं, टावर के यानी अवनमन कोण कैसे रिलेट करते हैं, टावर के उन्नयन कोण रिलेट कैसे करते हैं, यही पता होना चाहिए। जैसे इसको देखो, 8 मीटर ऊंचे एक प्लेटफॉर्म, ये प्लेटफॉर्म है, इसकी ऊंचाई 8 मीटर है, कहोगे हाँ सर। 8 मीटर ऊंचे प्लेटफॉर्म के सिर से, ये सिर से पाद है, मतलब ये ऊंचा ऊपर वाला भाग, ये नीचे वाला भाग, एक टावर के उन्नयन कोण 30 था। टावर भाई, टावर नीचे का, यानी यहां से अगर आप उन्नयन की कोण की बात करोगे 30 डिग्री है, ठीक है, ये ठीक है। अब ध्यान दो, हमने कहा ये 8 मीटर आपका प्लेटफॉर्म है ऊंचा, यहां का शीर्ष ये है, तो शीर्ष की क्षैतिज लाइन ये बनाएगा। अब यहां से उन्नयन कोण ये क्या, टावर का शीर्ष यहां बनाएगा, तो टावर नीचे गड़ा होगा, प्लेटफॉर्म थोड़ा सा ऊपर होगा। ध्यान दीजिएगा आप लोग, प्लेटफॉर्म थोड़ा सा ऊपर है लेकिन टावर वहां है, तो इस प्लेटफॉर्म यानी कुछ ऊंचाई से उसके शीर्ष को देखने पर तो आप समझ जाओगे ये। तो कह रहा है आगे, यदि प्लेटफॉर्म टावर से इतना मीटर दूर हो, यानी इसके बीच की डिस्टेंस कितना है, 40√3 है, ये और ये, और आपको बताना है हाइट ऑफ टावर। ध्यान दीजिएगा, टावर की ऊंचाई क्या होगी, एक लाइन का आंसर है। अगर आपको कॉन्सेप्ट कंफर्म है तो बिल्कुल इजी वे में सॉल्व कर लो। देखो ये 8 मीटर पता है, लेकिन इसी ध्यान दीजिएगा, हम इस वाले में एंगल ऑफ एलिवेशन लगाएंगे, जैसे ये आपका बेस होगा और ये हाइट होगा, तो बेस और हाइट को रिलेट करने के लिए, बेस दिया है हाइट चाहिए, तो क्या लगाओगे भाई, बेस और हाइट में रिलेशन tan 30, याद करो tan 30, tan 30 इक्वल टू कितना होगा, 1/1/√3, यानी एक क्या होगा, परपेंडिकुलर यानी जिसको लंब बोलते हो आप लोग, दूसरा √3 क्या होगा, यानी बेस जिसको आधार बोलते हो, यानी tan की वैल्यू, tan का जो ट्रिग्नोमेट्रियल रेशियो होगा, चाहे आप लोग लाल बटा काका से करो, यानी ना चाहे लाल बटा काका से करो, हिंदी मीडियम वाले ये करेंगे और इंग्लिश मीडियम वाले ये करते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोलना, ऐसे याद करते हो। मतलब एक बार tan का मतलब लंब बटा आधार या परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है ना, तो आप ये कहोगे सर tan 30 अगर इसमें लगाते हैं तो परपेंडिकुलर, ये रेशियो अनुपात होगा, परपेंडिकुलर का अनुपातिक मान 1 आएगा और बेस का अनुपातिक मान √3 आएगा, कहोगे हाँ सर बिल्कुल सही है, क्लियर ना। तो अब ये आएगा, यहां से एक लाइन का आंसर है, तो कहोगे सर यहां पे बेस का अनुपातिक मान √3 है और √3 की वैल्यू सर 4 यानी 40/√3 दिया है, तो 1 की वैल्यू 40 हुआ, यानी डेफिनेट, यानी 1 40, इसका मतलब ये वाला पार्ट 40 है। अब ये वाला प्लेटफॉर्म 8 है तो ये भी तो 8 होगा, ये 40 और 8 कितना हुआ, 48, यानी 48 मीटर भैया पूरा टावर हो जाएगा। बताइए कोई डाउट है? सर कोई डाउट नहीं है, बस आपको समझना है कि जो tan या साइन जो लगाते हो वो जो वैल्यू लिखोगे रेशियो के फॉर्म में आएगा। अगर ये बता दिए बिल्कुल करेक्ट आंसर, वाह बहुत अच्छी बात है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, इसको पढ़िए। रोशन साहब की बात करेंगे। कह रहा रोशन की वर्तमान आयु उषा की आयु से 2.5 गुने से 4 वर्ष कम है।
मतलब देखो रोशन के बारे में क्या कह रहा है, रोशन साहब जो हैं वो ऊषा की आयु के 2.5 गुने से, अगर ऊषा की आयु कुछ भी मान लो x मान लो, इसका 2.5 गुना कितना हुआ 2.5x, 2.5 गुने से 4 वर्ष कम है, यानी इसमें ये 4 वर्ष कम है, ऊषा में 4 जोड़ दो। रोशन की आयु ऊषा की आयु के 4 गुने से 4 वर्ष कम है, यानी ये रोशन ये ऊषा से ये 4 कम है ना, ये 4 कम है, मतलब इसमें 4 जोड़ दें या इसमें 4 कम कर दें। ध्यान दीजिएगा, ये थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन होता है, इसमें डाउट मत करिएगा, आप लोग ओरल बता सकते हैं ना, ठीक है। ऊषा और इसकी बात करेंगे, 1 मिनट, हाँ जस्ट फोन ओके चलो। इतना क्या करा, रोशन की वर्तमान ऊषा की आयु के 2.5 गुने से 4 वर्ष कम है, कौन रोशन 4 वर्ष कम है, तो मतलब ये हुआ इससे 4 वर्ष कम है, तो इसमें क्या करो 4 घटा दो। 2.5 गुने से 4 वर्ष कम है, तो कहोगे सर 2.5 गुने से 4 वर्ष कम, मतलब ये इससे 4 कम है, मतलब ये 4 कम है, अगर ये x होगा x माइनस 4 है कि नहीं, कहने का मतलब ये कभी कभी बहुत कंफ्यूजन वाला होता, मतलब आसान सा क्वेश्चन आपको लगेगा सर ये कौन सा ज्यादा, तो आप लॉजिक से बताइएगा भाई, अगर ये कम है इससे उषा के घर से 4 वर्ष कम, ये इसके 2.5 गुने से ये 4 कम है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें 4 जोड़ेंगे तब इसके बराबर होगा, और या हम ऐसे बोल दें कि हमारे रोशन साहब इसमें से 4 घटा दें तो इसके बराबर होगा, ठीक है ना, कहोगे हाँ सर। अच्छा, फिर कह रहा है कि ये तो रोशन की आयु आ गई, फिर कह रहा है कि 12 वर्ष पहले रोशन की बात करोगे, कहोगे सर हमने किसको माना है, ये तो आपका ऊषा की आ गई, x हमने ऊषा माना है, x ऊषा माना, तो अब ऊषा की आयु रोशन की आयु के 1/4 भाग से, रोशन की आयु के 12 वर्ष पहले, 12 वर्ष पहले रोशन की आयु के 1/4 भाग से, 12 वर्ष पहले ऊषा 1/4 भाग से 1 वर्ष अधिक थी, मतलब 12 वर्ष पहले ऊषा की आयु, ये ऊषा की आयु है, ये रोशन की आयु के 1/4 से कितना 1 वर्ष अधिक थी, ये 1 वर्ष इससे 1 वर्ष ज्यादा है ये ना, इसमें से 1 वर्ष। चलिए ध्यान दीजिएगा, तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन सही से सब पढ़िएगा भाई। रोशन की वर्तमान आयु ऊषा की आयु के 2.5 गुने से 4 वर्ष कम है, 12 वर्ष पहले ऊषा की आयु रोशन की आयु के 1/4 भाग से 1 वर्ष अधिक थी, तो रोशन की वर्तमान आयु कितनी है, तो याद रखिएगा, तो अगर दोनों में पहले से रोशन ऊषा से कुछ गुने से ज्यादा कम है, या जो है दूसरे में कुछ साल पहले रोशन ऊषा से कुछ गुने से कुछ कम ज्यादा है, तो या तो आप 2 इक्वेशन बनाओ, या तो एक को लेट करो उसी से दूसरा भी रिलेट कर लो, यानी एक को मान लो और दूसरा उसी से बना लो। जैसे मानोगे आप क्या भाई, रोशन की वर्तमान आयु ऊषा की आयु को 2.5 गुने से 4 वर्ष कम है, तो आप बोल सकते हो कि लेट एज ऑफ ऊषा, यानी ऊषा की आयु, यानी ऊषा की एज ऑफ ऊषा अगर आप लोग लेट कर लो, तो ऊषा की आयु x ईयर, यानी x साल आप किसका मानोगे, ऊषा की आयु, कहोगे आपके रोशन साहब कितने आएंगे, कहोगे रोशन साहब आएंगे ये ऊषा की आयु के 2.5 गुने से, तो ठीक है 2.5 गुने, यानी ऊषा की आयु के 2.5 गुने से 4 कम है, ठीक है, यानी 4 कम है, ध्यान समझिएगा, ऊषा की आयु के 2.5 गुने से 4 कम है, तो इसका मतलब क्या है, तो ऊषा की आयु का 2.5 गुना करो और उससे ये 4 कम कर दो, तो ठीक है 4 कम कर दिया। बताओ, ऊषा की आयु का 2.5 गुने से 4 कम है, ये कौन हो गए, हमारे वर्तमान में रोशन साहब हो गए। कहोगे अच्छा, जब वर्तमान में हमें ऊषा की आयु पता, रोहन की आयु पता हो गई x के टर्म्स में, अब पूछा क्या जा रहा भाई, कह रहा 12 वर्ष पहले ऊषा की आयु, आप बताओ 12 वर्ष पहले ऊषा कितनी है, x माइनस 12, 12 साल पहले रोशन कितने हैं, 12 घटा दो। ध्यान दीजिएगा, ये रोशन साहब हैं, ये ऊषा साहब हैं, तो दोनों कह रहा 12 साल पहले 12 यहां कम करो, 12 यहां कम करोगे तो 2.5 x माइनस 16 हो जाएगा, 12 कम करोगे, कहोगे ना। तो जो ऊषा की आयु रोशन की आयु के 1/4, रोशन की आयु के 12 वर्ष पर रोशन की आयु के 1/4 भाग से, ध्यान दीजिएगा कितना 1 अधिक है, ऊषा की आयु रोशन की 1/4 भाग से 1 अधिक है, यानी ये 1 अधिक है, मतलब इसमें 1 कम करो तो इसके बराबर हो जाए, यानी ऊषा में 1 कम करो तो इसके रोशन के बराबर हो जाए, या रोशन में 1 जोड़ दो ऊषा के बराबर हो जाए,
बताओ कोई डाउट है? कहोगे सर कोई डाउट नहीं है। तो बस आप इसको सॉल्व कर लो, एक लाइन का आंसर है। किसी को कंफ्यूजन हो तो बताइए। सॉल्व करेंगे कि हम सॉल्व करें? जल्दी बताइए भाई। सॉल्व कर लेंगे, चलो अच्छा। 4 सब में मल्टीप्लाई कर दो तो 4x माइनस कितना हुआ 48 इक्वल टू कितना हुआ 4, यहां से कट जाएगा। ये 2.5x माइनस कितना 16 प्लस के कितना 4। कहोगे यस सर। ये इधर आएगा 2.5x का मतलब 1.5x हो जाएगा ना। ये माइनस 48 इस तरफ चला जाएगा। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे 48 यहाँ प्लस 4, ये 48 प्लस 4 कितना हो गया? कहोगे 48 प्लस 4 16 माइनस का 12, माइनस का 12 इधर जाएगा कितना हो जाएगा 36, माइनस का 12 36 ना, प्लस का 36। कहोगे हाँ। x बराबर कितना 360 डिवाइड बाई 1.5, 1.5 का मतलब 10, 15 दुनाई 30 ना। नहीं भाई, इसको सॉल्व करिए क्या आएगा? मतलब एकदम आसान सा क्वेश्चन, उसमें भी कंफ्यूजन हो रहा है। जल्दी से डिवाइड भाई बताइएगा। नहीं सही है, कंफ्यूजन नहीं हो रहा। 15 दुनाई 30, 15 चौका 60, 24 साल। यानी 24 साल कौन है? 24 साल ऊषा, लेकिन ऊषा नहीं पूछा जा रहा ना। तो हम देखें 24 साल भाई नहीं आ रहा, ऊषा 24 नहीं है, यानी ऊषा 24 है। हमें पूछा जा रहा क्या? रोशन भाई साहब। तो 24 को 2.5 से मल्टीप्लाई करो और प्लस माइनस 4 कर दो। तो 24 का 2.5 गुना कितना 48, 12 चौक 48, 12 पंचे 60, 60 में से 4 घटाओ कितना 56 साल, 56 ईयर। बस आंसर हुआ। तो बताइए कोई कंफ्यूजन है? कुछ नहीं। एक बार जो है उषा की एज मानोगे तो रोशन साहब आ जाएंगे। तो 12 साल पहले 12 दोनों में कम करोगे, रोशन क्या होगा 1/4 से, ये एक अधिक है यानी रोशन में एक जोड़ दो, इसके बराबर कर दो। बस इसी को सॉल्व कर दो। x की वैल्यू आएगी यानी उषा की जाएगी। जब उषा आ गया तो रोशन की वर्तमान आयु आप लोग कंफर्म है तो ओरल बता सकते हो। कहोगे यस सर। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देश निम्न को हल कीजिए। बिल्कुल आसान से क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। 23 माइनस इतना, 23 माइनस इतना, एक टर्म से ये है, एक टर्म ये पूरा है, एक टर्म से ये है, एक टर्म से ये है। तो देखो ये ध्यान दो, डिवाइड इनटू सॉल्व करने के बाद प्लस माइनस सॉल्व करोगे। ये टर्म्स है तो यहां से ये बोल सकते हो 23 माइनस एक पद ये है तो 6 दुनाई 12 प्लस ये 7 त्रिक 21, 3 त्रिक का 9 यानी 9 माइनस 4 दुनाई 8 प्लस 12। ये तो हुआ। यानी एक एक पद को हमने अलग अलग प्लस माइनस को सेपरेट करके यहां इनटू और डिवाइड किया है। सॉल्व कर लिया, अब तो इजी हो गया ना। कहोगे 23 माइनस 12 कितना 11, 9, 20 माइनस 8 12, 12 24 यानी 24 इज द करेक्ट आंसर। एक लाइन का आंसर भाई, कुछ भी कंफ्यूजन नहीं करना। वाह। चलो इसको देखो, a प्लस 1/a इक्वल टू √3। ध्यान दीजिएगा ये a क्यूब है तो आपको बताना है a का क्यूब प्लस 1/a का क्यूब का मान क्या होगा। एक तरीका है बोथ साइड क्यूब करो, लेकिन याद करो आपको हमने अलजेब्रा में बताया था, जो अलजेब्रा फॉलो करे होंगे तो वो ये बताया था कि इफ x प्लस 1/x इक्वल टू a होगा तो अगर आपको स्क्वायर बोथ साइड करोगे तो इसका फॉर्मूला a के फॉर्म में क्या होगा, a स्क्वायर माइनस 2 होगा। अगर जो है यहां से क्यूब करोगे, x का क्यूब प्लस 1/x का क्यूब करोगे तो क्या हो जाएगा, a का क्यूब माइनस 3a हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, चाहे ऐसे और चाहे ऐसे करोगे। इसी का बोथ साइड क्यूब कर दो, बोथ साइड अगर क्यूब करोगे तो a प्लस b का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या हुआ, कहोगे a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस b। कहोगे हाँ सर, और इसका बोथ साइड क्यूब करो। अब a प्लस b का मतलब x प्लस 1/x यहां पर a रखोगे, सॉल्व करोगे तो ये फॉर्मूला बन जाएगा ना। तो फॉर्मूला डायरेक्टली लगा दें। अगर फॉर्मूला पता होगा देखो एक लाइन का आंसर हो जाएगा, यानी बोथ साइड क्यूब नहीं करना है आपको, ये समझना है। अगर a और ये बराबर होगा तो क्यूब का फॉर्मूला क्या बनेगा, हमेशा a का क्यूब यानी √3 को आप a मानोगे, a का क्यूब माइनस 3 इंटू a का मतलब √3। तो √3 का क्यूब का मतलब 3 माइनस 3 आप माइनस करो कितना होगा, कहोगे 0 आएगा, यानी करेक्ट आंसर 0 इज द राइट आंसर। बताइए कोई कंफ्यूजन है? कोई कंफ्यूजन नहीं सर, बिल्कुल आसान है। अगला देखो, 4 संख्याएं, ध्यान से पढ़िए। 4 संख्याएं ऐसी हैं कि उनका समग्र औसत, 4 संख्याओं का औसत 23 है। पहली 2 संख्याओं का 19.5 है और अगली 2 संख्याओं का औसत। कितना इजी क्वेश्चन है भाई। कहोगे ABCD 4 संख्याएं हैं, इनका औसत अगर 23 है तो ABCD का योगफल क्या होगा भाई साहब,
23 इंटू 4 यानी 4 4 संख्याएं, इनका औसत 23 है तो मल्टीप्लाई करो, इनका योगफल 92 होगा। तो पहली दो संख्या क्या है, ए और बी का औसत कितना है 19.5, तो 2 इंटू 19.5 का मतलब कितना हुआ 19 गुना 38 यानी 39। आप बताओ 4 का योगफल दिया, पहली दो का दिया है, तो ये घटा दोगे तो दूसरी दो का बच जाएगा क्या, यानी सी और डी का योगफल कितना, इनमें से घटाओगे 12 से माइनस गया 3 हुआ, और कहोगे 8 से 3 गया 5, 53। दो संख्याओं का योगफल 53 है, तो इसका एवरेज क्या होगा। आप बताओ दो संख्याओं का अगर योगफल 53 है तो औसत क्या होगा, 2 से भाग कर दोगे ना, 2 दुनाई 4 और 2 छक 12.5 यानी आंसर 26.5। आई होप किसी को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये तो सबसे आसान क्वेश्चन था, इतना हम लिख रहे हैं, लिखने की जरूरत भी नहीं थी। कहते सर 4 संख्याएं हैं, उनका औसत दिया है और पहली दो का दिया है, लास्ट दो का चाहिए, यानी पहले 4 संख्याओं के योगफल में से 4 संख्याओं के योगफल में से पहले दो संख्याओं का योगफल घटाएंगे तो अंत की दो संख्याओं का योगफल निकलेगा। अब जब योगफल निकल गया तो डिवाइड बाई 2 से कर दोगे तो एवरेज आ जाएगा। कहोगे वाह सर वेरी गुड। इसको देखो, 250 रुपए पर 4.5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 साल का प्राप्त होगा ब्याज। मतलब इतना इजी क्वेश्चन तो बिल्कुल नहीं आना चाहिए भाई। चलो, साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, P इंटू आर इंटू टी। अगर आप कोई ट्रिक नहीं जानते हो, डायरेक्टली आप सॉल्व करते हो, तो यही तो हुआ PRT बाई 100। यस बिल्कुल, यानी साधारण ब्याज आपको चाहिए तो मूलधन कितना है 250 पर रेट ऑफ इंटरेस्ट 4.5% रेट ऑफ इंटरेस्ट से 2 सालों का ब्याज कितना होगा। बताओ, किसी कंफ्यूजन है? नो सर। यहां से 2 से 5 10, 5 से 0.9, 25 नवैया कितना हुआ 225 यानी 1 डेसिमल लगा दोगे इतना रुपए, 22.5 रुपए बिल्कुल करेक्ट आंसर। इसमें हमें लगता कोई कंफ्यूजन नहीं है। या ऐसे भी कर सकते हो, 1 साल में 4.5%, 2 साल में 9%, मनी का 9% निकाल लो, यानी 250 का 9% निकाल लो। कहोगे कितना होगा, 225 होगा, यही ब्याज होगा। एक लाइन का आंसर है। वाह, ये सब बताने वाले क्वेश्चंस नहीं। इसको देखो, थैले में नीली और लाल गेंदें एक नियत अनुपात में है। जब इसमें 84 लाल गेंदें थी, भैया लाल गेंदें कितनी थी 84 थी ना, 84, तो नीली गेंदों की संख्या 36 थी, यानी नीली ब्लू कितनी थी भैया 36 थी। यानी इसका मतलब हम कह सकते हैं 12 सते 84, 12 3 36, यानी एक थैले में रेड और ब्लू का रेशियो यानी लाल और नीली गेंदों का अनुपात था कितना भाई, लाल 7 अनुपात था और ब्लू कितना 3, यानी 70 थी तो 30 थी, 84 थी तो ये 70 थी। कहोगे यस सर। अब कह रहा है यदि नीली गेंदों की संख्या 54 है तो थैले में लाल कितनी होनी चाहिए। मतलब अगर अब इसी रेशियो में गेंदें नियत रेशियो में है और ये बोल दिया जाए नीली की संख्या 36 है, आप बताओ नीली की संख्या कितनी होगी 3 अनुपात, 3 अनुपात की वैल्यू 36 है तो 7 अनुपात यानी रेड का रेशियो क्या होगा 3 12, 12 सते 84। क्या कह रहे हो भाई, यदि नीली गेंदों की संख्या 36 नहीं 54 है यार, नीली गेंदों की संख्या 54 है तो आपको क्या पूछा जा रहा है, तो थैले में लाल कितनी है, 54 का मतलब कितना 3 एकम 3 और 3 8 24, 18 सत्ते 126 यानी 126, तो यानी 126। ध्यान दीजिएगा, नीली और लाल एक नियत अनुपात में, यानी अनुपात चेंज नहीं हो रहा है। 84 लाल है, नीली 36 है, तो रेशियो ये हुआ। अब करा नीली गेंदें 54 है, यानी 3 की वैल्यू 54 तो 7 की वैल्यू कितना उसी नियत अनुपात में 126 होने चाहिए। वाह, बहुत अच्छी बात है, इसमें कोई डाउट नहीं है। चलिए इसकी तरफ चलते हैं। आप बताओ, किसी का स्थानीय मान निकालना है और अंकीय मान। क्या होता है स्थानीय मान, आप बताइए। स्थानीय मान, स्थानीय मान या प्लेस वैल्यू, स्थानीय मान या प्लेस वैल्यू। प्लेस का मतलब ये हुआ, तो प्लेस का मतलब ध्यान दीजिएगा ये हुआ कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, यानी यूनिट प्लेस, 10th प्लेस, 100 प्लेस, 1000 प्लेस, 10,000, लाख प्लेस, इसकी बात कर रहा हूं। वैसे यहां पे आप बताओ 7 का, इस नंबर में 7 का स्थानीय मान किस प्लेस पर है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, यही करोगे ना। 7 यानी लाख प्लेस पर है तो 7 लाख, यानी इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, यानी 7 लाख। तो जितना, ये ऐसे समझिए 7 है, इसके बाद जितने नंबर है 0 बढ़ा दिया करो। अगर 8 का आपको पूछेगा स्थानीय मान तो 8 लिखने के बाद जितने नंबर है 3 0 बढ़ा दो। 5 का पूछेगा तो 1 0 बढ़ाओगे। ठीक है, स्थानीय मान आप आसानी से बता सकते हो। तो जिसका स्थानीय मान और वो लिख के और जितने नंबर उसके पीछे होंगे उतना 0 लगा दो, यानी वो उतने हजार, 1000, लाख उसके प्लेस पर है। कहोगे हाँ सर। दूसरा देखोगे अंकीय मान, अंकीय मान या आप बोलते हो इसको फेस वैल्यू। अंकीय मान या फेस वैल्यू, फेस वैल्यू या डिजिट वैल्यू या डिजिट वैल्यू, यानी अंकीय मान, डिजिट वैल्यू या फेस वैल्यू। ठीक है ना,
फेस वैल्यू, दोनों एक ही चीजें हैं। वो क्या होती भाई, यानी किसी वैल्यू का फेस वैल्यू, फेस का मतलब जो नंबर है वही फेस करेगा ना, तो 7। तो कह रहा दोनों का योगफल चाहिए, जोड़ दो भैया, 7,07,000 हो गया। तो पहला ऑप्शन सही है, यानी इतना आसान। तो बिल्कुल हमने कहा नहीं कि आपको बेसिक से लेके चल रहे हैं, बिल्कुल आसान से क्वेश्चन, क्योंकि हम टफ तो बहुत सॉल्व कर चुके, कभी कभी इजी वाले में कंफ्यूजन होता है। जैसे ये देखो, 3 महीने के निवेश किए गए 875 रुपए पर 21 ब्याज मिलता। साधारण ब्याज की दर आप बताओ, याद है एक फॉर्मूला सबको पता होगा, साधारण ब्याज का PRT/100। यहां से आप अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करते हो तो यहां 1 मान के क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो क्या फॉर्मूला मिलता था, साधारण ब्याज गुणे 100 मूलधन इंटू टाइम। कहोगे यस सर, बस यही तो करना है। तो बस टाइम आप यहाँ पे 3 मंथ्स दिया, इसको ईयर में कर लो आंसर। तो 3 मंथ्स का मतलब कितना, 12 से भाग करोगे यानी 1/4 साल। 3 महीने का मतलब 3 महीने का मतलब 1 साल में 1/4 ईयर ना, 12 से भाग कर दो, बस आंसर। कहोगे चक्रवृद्धि वार्षिक ब्याज की दर का मतलब क्या हुआ, सर ब्याज कितना है 21, ब्याज इंटू 100 मूलधन 875 और इंटू टाइम कितना है 1/4, यानी 3 महीने का मतलब 12 से भाग कर दोगे तो 4 ऊपर चला जाएगा, 25 × 75, 25 × 5 = 125, 25 100 का 100। कहोगे 7 × 5 = 35, 7 × 21, यहां से 4 × 16 = 48/5। तो कहोगे सर 5 × 9 = 45, 5 × 36 9.6%, यानी सिर्फ डायरेक्टली फॉर्मूले पे क्वेश्चन है। आई होप ये कितनी बार आप सॉल्व कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ ये रिवीजन कर रहे हैं कि रेट निकालना, टाइम निकालना, ब्याज निकालना, मूलधन निकालना। अगर आप ट्रिक से नहीं भी करते हैं, बेसिक फॉर्मूले से करते हैं तो भी बहुत आसान है। इसलिए इस पर हम लोगों को ज्यादा टाइम नहीं देना है, जो आसान क्वेश्चन है उसको ओरल सॉल्व करना है। जैसे ये देखो, देखने में कितना बड़ा लग रहा है लेकिन पढ़िए, हमें लगता है बहुत आसान क्वेश्चन है ये। अगर आप टाइम वन वर्क हमसे पढ़े होंगे तो कितनी बार आपको हर एक प्रैक्टिस सेट में टाइम एंड वर्क के इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं। ABC एक काम को 45 दिनों में, केवल A और B मिलकर, 2 लोग मिलकर इस काम को 54 दिनों में, B और C मिलकर उसी काम को कितने दिनों में, 90 दिनों में। तो यदि B ने अकेले कार्य किया तो पूर्ण करने में कितना दिन लगेगा, एक लाइन आप बोल सकते। कहोगे एक बार बोला गया है कि A + B एक काम को कितने दिनों में, 45 दिनों में। फिर कह रहा भैया A और B, कह रहा A और B उसी काम को कितने दिनों में, कहोगे 54। फिर कह रहा B और C उसी काम को कितने दिनों में, सर 90 दिनों में। इनका एलसीएम 45, 90, 54 का एलसीएम ही टोटल क्या होगा, कार्य होगा, क्योंकि एक ना मान के आप लोग उसके एलसीएम को वर्क मानते थे, कार्य मानते थे। कहोगे हाँ सर। तो सर कहोगे 45, 90 का एलसीएम 90 से 45 से कट जाएगा, 90 का 2 × 180 क्या 54 में आएगा, नहीं। 90 का 3 × 270, 270 54 के मल्टीपल में आएगा, 5 × 20 = 25, हाँ बिल्कुल आएगा, यानी 270 इसका एलसीएम यानी वर्क कार्य हो गया। अब आप बताओ दोनों मिलकर 45 दिनों में 270 वर्क करते थे, एक दिनों में 45 × 90 45 छक्का, यानी 6 काम पर दिन कौन करेंगे, ABC करेंगे। 54 पंचे यानी 5 वर्क पर डे कौन करेंगे, A और B मिलकर करेंगे। 9 × 27 3 वर्क पर डे कौन करेंगे, B और C। आपको क्या चाहिए, B का चाहिए एफिशिएंसी। तो देखो देखने से ही समझ में आ रहा है। चलो ABC एक दिन में 6 काम करते हैं, A और B कितना करते हैं, 5 काम। तो ABC 6 करते हैं और A और B 5 करते हैं, तो C एक दिन में कितना काम करेगा, कहोगे 6 काम में से 5 घटा देंगे, 1 वर्क पर डे कौन करेगा, C करेगा। ध्यान दीजिएगा, तीनों ABC अगर कितने करते हैं, 6 काम, A और B 5 काम, इसका मतलब C अकेले 1 वर्क पर डे C कर रहा है। अच्छा, लेकिन आपको C के लिए निकालना नहीं, B के लिए निकालना है। जब C आ गया तो B + C एक दिन में 3 काम करते हैं, तो B + C एक दिन में 3 काम करते हैं, तो C एक दिन में 1 काम करता है, तो B कितना करेगा, कहोगे 2 काम करेगा। तो अब अगर B को पूरा वर्क करना है, किसको, जिसको ABC ने किया, A और B ने किया, B और C ने किया, तो यानी किसको 270 को अगर 2 वर्क पर डे के हिसाब से कितने समय में करेगा, सर 135 दिन। यानी ये सबको क्लियर होगा कि ये सब क्वेश्चन फिक्स होते हैं कि एलसीएम लोगे, वर्क निकालोगे, ABC का एफिशिएंसी निकालो, फिर जो कह रहा है जिसकी एफिशिएंसी चाहिए इन्हीं से रिलेट होके आ जाएगी और आप बता दोगे आंसर। कहोगे वाह सर बिल्कुल आसान है, इसको बताइए आप। 12 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर भुजाओं वाले आयत को एक सम चतुर्भुज बनाया गया, जिसकी परिधि आयत के परिधि के समान थी, इसका कोण 120 था। सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल याद करिए, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना है, यानी फॉर्मूले को रिलेट करना। जल्दी से आप बताएंगे, हाँ जल्दी से आप बताएंगे, फिर डिस्कस कर रहे हैं।
बोलिए क्या आएगा? कहोगे सर कुछ नहीं, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, ओरल सॉल्व कर सकते हैं। जल्दी से आप बताइएगा क्या आंसर आएगा। कहोगे सर बिल्कुल फॉर्मूले पे है। कैसे? देखो, एक आयत है। आयत का मतलब क्या हुआ? जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर होंगी, यानी अगर ये एल होगा, ये भी एल होगा, ये बी होगा, ये बी होगा। सर इसका परिमाप क्या होता है? दो लंबाई प्लस चौड़ाई। इसका क्षेत्रफल क्या होता है? एरिया, यानी लंबाई गुणे चौड़ाई। इसका डायगोनल क्या होता है? अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये हमें पता है। अच्छा सर, रोम्बस क्या होता है? रोम्बस का मतलब समचतुर्भुज, जिसकी चारों भुजाएं तो बराबर होती हैं और पैरेलल भी होती हैं, और जिसके यानी कोण एक दूसरे को राइट एंगल पर डिविजिबल करते हैं, यानी काटते हैं। कहोगे अच्छा, तो इसका परिमाप क्या होता है सर? परिमीटर होता है। चार गुणे भुजा, सबको जोड़ लोगे, बिल्कुल पैरेलल भले जोड़ोगे। इसका क्षेत्रफल क्या होता है? एक तो होता है सर 1/2 d1 इंटू d2, एक होता है। हाँ, दूसरा होता है एरिया। अगर डायगोनल नहीं दिया, साइड से निकालना है, तो ए स्क्वायर और साइन थीटा। बताओ क्लियर है? यानी साइन के फॉर्म में इसको रिलेट करेंगे। कहोगे हाँ सर, बस यही तो है। आप क्वेश्चन पढ़ो। 12 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर भुजाओं वाले आयत से एक समचतुर्भुज बनाया गया, जिसका परिधि आयत के परिधि के समान थी। यानी जितना आयत की परिधि है उतनी ही परिधि किसकी है? समचतुर्भुज की है। तो आयत का परिमीटर परिधि कितनी है? आयत की लंबाई 12 दिया है, चौड़ाई 8 दिया है, तो परिमाप कितना? 12 8 20 और 2 40, यानी इसका परिमाप कितना होगा? 40। ओरल बता दोगे? देखो 20, ये 12 और प्लस कितना 8 बेसिस करोगे, 12 8 20 इंटू 2, यानी 20 इंटू 2 का मतलब 40 इसका परिमाप है। जो परिमाप आयत का है वही परिमाप आपके समचतुर्भुज का है, यानी 4 इंटू साइड इक्वल टू कितना? 40। तो भुजा बराबर कितना? कहोगे सर 10 सेंटीमीटर। किसकी? 10 सेंटीमीटर भाई समचतुर्भुज की भुजा। अब 10 सेंटीमीटर समचतुर्भुज यानी रोम्बस की साइड्स आ गई, तो आपको एरिया चाहिए। क्या चाहिए? क्षेत्रफल चाहिए भाई। कितना? जब साइड दिया है और कुछ दिया नहीं डायगोनल, तो आप करोगे भुजा स्क्वायर, यानी 10 का स्क्वायर और इंटू साइन कितना, यानी 120 डिग्री। साइन थीटा का मतलब 120 डिग्री। ध्यान दीजिएगा, यहाँ साइन थीटा का मतलब 120। बता दो भाई, साइन 120 की वैल्यू क्या होती है? याद करो, साइन 120 की वैल्यू कितना होगा? चाहे कहोगे साइन 90 प्लस 30, चाहे करोगे साइन 180 माइनस 60 कर सकते 120 को। साइन 180 माइनस 60 का मतलब साइन 60। साइन 60 की वैल्यू कितना? साइन 60 की वैल्यू √3/2। तो आप सुनहरे अक्षरों में लिख सकते हो सर 50√3 क्या होगा इसका आंसर, यानी ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। बोलो क्लियर? यस, बिल्कुल सही। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक समतल के ऊपर एक हवाई जहाज से सड़क पर जमीन, समतल ये है। एक सड़क पर समान दिशा में स्थित दो बिंदुओं के अवनमन कोण 45 और 30 डिग्री है। हवाई जहाज ये उड़ रहा है, यहां से 45 डिग्री, यहां से 30 डिग्री। कहोगे हाँ सर, ठीक, उड़ रहा है 45 और 30 डिग्री। ये अवनमन का मतलब, ये देखो ध्यान समझिएगा, अवनमन का मतलब यहां से देखेंगे ये और ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी 1 मील यानी 1.6 किलोमीटर है। ध्यान दीजिएगा 1.6 किलोमीटर है, ठीक है ना। तो क्या कह रहा है? 45। हाँ, तो जो कह रहा है आप उसको डायरेक्टली बता सकते हो। जल्दी से बताइए क्या होगा भाई। तो एक लाइन का आंसर है भाई, कुछ कंफ्यूजन ही नहीं है। देखो 30 के सेंस में पूरा, 45 सेंस में पूरा, तो ये और ये दोनों कॉमन है। आप अगर पहले वाले में, ये पहला हुआ और ये पूरा जो है 30 वाला दूसरा हुआ। पहले वाले डायग्राम की बात करोगे tan 45, tan 45 का मतलब 1 यानी 1/1, यानी ये भी 1 होगा, ये भी 1 होगा। सेकंड डायग्राम पूरे की बात करोगे tan 30 का मतलब कितना? 1/√3। याद करिए, कहने का मतलब ये हुआ, ध्यान समझिएगा, बेस दोनों में बराबर है, तो बराबर वैसे भी हुआ। पहले केस में 45 साथ बेस आएगा और 30 के साथ भी बेस आएगा, तो बेस बराबर कर दो। जब बेस बराबर करोगे बराबर है, तो आप ये कहोगे एक्चुअली में ये 1 रेशियो हुआ, पहले के ये 1 हुआ और यहां से यहां तक √3 हुआ, यहां से यहां तक √3 हुआ। तो ये वाला कितना हुआ? दोनों बिंदुओं की बीच दूरी 1 मील यानी इतना किलोमीटर, ये हुआ कितना? √3 - 1। ध्यान दीजिएगा ये वाला, यानी 45 और 30 के बीच में ये कितना हुआ? 10। तो एक लाइन का आंसर हो जाएगा।
कि आप कहोगे सर यानी डिफरेंस √3 - 1 है और √3 - 1 डिफरेंस है, इसकी वैल्यू 1.61 किलोमीटर। आपको चाहिए क्या? आपको जहाज भूमि से जहाज की लगभग दूरी किलोमीटर में ज्ञात कीजिए। तो भूमि से जहाज की दूरी लगभग दूरी, तो भूमि से जहाज की लगभग दूरी का मतलब कितना है? भूमि से जहाज कौन सा? ये भूमि से जहाज की दूरी, ये जहाज का मतलब ऊपर, ये नहीं, मतलब तिरछा नहीं, ये वाला चाहिए आपको। यानी 1 की वैल्यू कहोगे 1 निकाल लो, बस सॉल्व कर लो। सॉल्व करो 1/√3 - 1 इतना, तो √3 की वैल्यू 1.71 कुछ रखना है कि ऐसे लिख रख दो। तो कहोगे 1.61 डिवाइड बाई √3 की वैल्यू 1.732, 0.732। अब इसको डिवाइड कर दो, आप डिवाइड करो कितना आएगा, यानी 1000 से दोनों मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लाई करिए कितना आया, 73 दूना कितना हुआ 144, 4/3, 2 बार लगभग जाएगा, यानी लगभग जो है 2.2 किलोमीटर। बताओ कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं है, लेकिन √3 की वैल्यू 1.732 रखना पड़ेगा। वाह, चाहे आप वैसे कर दो, यानी परमीकरण करने के बाद सॉल्व करो। ए बी से 4 गुना अधिक कार्यकुशल है, इसीलिए वह एक काम को बी की तुलना में 60 दिन पहले पूरा कर सकता है। यदि वो एक साथ काम करे कितने दिनों में करेंगे, या आप बताइए कितने दिनों में करे भाई? एकदम आसान सा क्वेश्चन है। सिर्फ और सिर्फ आपको क्या समझना है कि कॉन्सेप्ट ऑफ इफिशियंसी और टाइम। आपको पता भाई जो तेज वर्क करेगा वो, यानी जो ज्यादा इफिशियंट होगा, तेज वर्क करेगा, जल्दी काम पूरा करेगा, जो धीरे धीरे करेगा वो और समय लगाएगा। यानी इफिशियंसी टाइम के इनवर्स प्रोपोर्शन होती है। अगर टाइम का रेशियो दिया होगा उल्टा इफिशियंसी, इफिशियंसी का रेशियो दिया होगा उल्टा टाइम। कहोगे यस सर। तो पहले आपको दिया है ए और बी में इफिशियंसी का रेशियो, करा कि इफिशियंसी का मतलब कार्य क्षमता, किस रेट से काम करते हैं। ए बी से अधिक 4 गुना अधिक तेज काम करता है, यानी बी 1 काम करेगा तो ए 4 काम करेगा। तो ये ए तो बी की बात हुई, किसके? इफिशियंसी की बात हुई। तो समय की बात क्या होगी भैया? 1:4। यानी अगर 4 और 1 इनके कार्य क्षमता का अनुपात है तो समय कितना लेंगे? 1 और 4। जो तेजी से काम करेगा कम समय लेगा, जो धीरे काम करेगा ज्यादा समय लेगा। कहोगे यस सर। यहां दोनों के समय में 60 दिन का अंतर दिया है, वह बी को ए बी की तुलना में 60 दिन पहले पूरा कर सकता है। देखो, यानी ये 1 समय लेता है, बी 4 समय लेता है, दोनों में अंतर कितना? 3 समय का। तो 3 रेशियो यानी 3 समय का अंतर 60 दिन, तो 1 की वैल्यू कितना? 20 दिन, 20 तिहाई 60। तो कहोगे 20 × 20 दिन में ए करेगा और 20 × 80 दिन में बी करेगा। ये तो कंफर्म हो गया भाई, ए ज्यादा कार्यकुशल है तो 20 दिन में किया, बी धीरे काम कर रहा तो 80 दिन में किया। अब तो बेसिक क्वेश्चन हो गया कि ए एक काम को 20 दिनों में करता है, बी उसी काम को 80 दिनों में करता है, दोनों मिलकर कितने दिनों में? भाई वर्ग तो कितना हुआ? 80 मान लो, 20 और 80 का एलसीएम 80 हुआ, तो 20 का 80, 80 कम 80। इफिशियंसी डायरेक्टली दिया था, चाहे टोटल वर्क एलसीएम लेके वही डिवाइड कर दो। यानी ए और बी का मतलब 80 टोटल है, एक दिन में 4, बी एक दिन में 1, दोनों एक दिन में 5, यानी 5 80 को कितना दिनों में करेंगे? 16 दिनों में। 16 × 5 = 80, यानी 16 डेज इज द करेक्ट आंसर। वाह, कोई डाउट नहीं। चलो अगला, 729 से कितने गुणनखंड हो गए? 729 सबको पता भाई, 7 × 9 क्या है? ये 9 का क्यूब है, यानी 9 × 9 × 9 है, या 27 का स्क्वायर है। तो 9 अपने आप परफेक्ट स्क्वायर है, यानी 3 ऐसे बन सकते हैं। ये तो एक लाइन का आंसर, कोई डाउट नहीं है। 729 से कितने गुणनखंड बनेंगे भाई? 3 बनेंगे। वाह जबरदस्त। अगला देखो, सुरेश और चिराग की वर्तमान आयु का अनुपात 5:4 है। अब से 3 साल बाद उनकी आयु का अनुपात इतना है। याद करिए, सुरेश और चिराग की वर्तमान आयु का अनुपात 5:4 है। 3 साल बाद सुरेश और चिराग का रेशियो कितना? 11:9 हो जाएगा। तो सुरेश या चिराग किसी की वर्तमान आयु चाहिए। याद करिए, एक तो बेसिक था, आपको हमने बताया था सुरेश या चिराग की आयु रेशियो में दिया है, और अगला कुछ साल बाद रेशियो दिया है, तो x के फॉर्म में लेट कर लो। लेट सुरेश की प्रेजेंट एज कितना? 5x और चिराग की प्रेजेंट एज 4x। आफ्टर 3 ईयर 3 यहां जोड़ो, 3 यहां जोड़ो, और रेशियो बन जाएगा 11:9। सॉल्व कर दो आंसर। ठीक है, कैसे? 9 × 5 = 45, 11 × 4 = 44, यानी कितना हुआ? x। यहाँ 9 × 3 = 27, 11 × 3 = 33, डिफरेंस कितना हुआ? 27 और 33 का डिफरेंस भैया 6। एक्स की वैल्यू 6 सॉल्व करोगे आ जाए क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो ये हमारे चिराग साहब हैं वर्तमान में 4x, 4 × 6 यानी 24 साल। तो एक तो ये बेसिक है, यानी आप लोग सॉल्व करके लिखोगे, इक्वेशन बनेगा। दूसरा आपको क्या बताए थे
कि कभी भी जब ये बराबर एज बढ़ेंगे घटेंगे तो पहले देखेंगे इनमें डिफरेंस क्या सेम है, नहीं, डिफरेंस सेम नहीं होगा तो इनका अंतर 5 और 4 का अंतर 1, इनमें गुणा कर दो, इनका डिफरेंस 2, इन दोनों में गुणा कर दो तो क्या हो जाएगा, 2 पंचे 10, 2 चौक 8 और 1 ग्रहिम 1, 1 नवयम 9। इससे कोई मतलब नहीं। क्रॉस मल्टीप्लाई भी करते हैं लेकिन हमें उससे क्या होगा, पहला सही होता दूसरा नहीं सही होता, यहां दोनों सही होगा। तो ये समझोगे वर्तमान में आपके सुरेश और चिराग 10 और 8 रेशियो हैं और 3 साल बाद ये रेशियो होंगे। तो जो 3 साल बाद यानी वर्तमान 3 साल में डिफरेंस 3 साल का है तो रेशियो में कितने का अंतर है, 10 से 11 1, 8 से 9 1, दोनों में अंतर बराबर होना चाहिए इसलिए कर रहे हैं। तो एक रेशियो की वैल्यू 3 साल और आपके सुरेश साहब वर्तमान में 8 रेशियो, 8 इंटू 3 यानी 24 साल। एक लाइन का आंसर है कि नहीं है, कहोगे हाँ सर। तो ये निकालने के बाद जो इनका रेशियो का अंतर होगा वो एज के अंतर के बराबर होगा और डायरेक्टली आंसर बिल्कुल सही होगा। वाह, इसको देखो, 2 प्रकार के साधारण नमक जिनकी क्रमशः दर 7 रुपए 20 पैसे 4 रुपए 40 पैसे प्रति किलोग्राम है, यानी ये कॉस्ट प्राइस है। इनको किस रेशियो में मिश्रित किया जाए कि 6.3 की दर से बेचने पर 16 प्लस 2/3 का मतलब 16 सही 2/3% का लाभ हो। यह आपको मिक्सचर इरिगेशन जैसे स्टार्ट किए होंगे बताएंगे। मिक्सचर इरिगेशन में क्या होता कि अगर हम 2 क्वांटिटी है पहली और दूसरी, इनको मिक्स करेंगे मीन क्वांटिटी होगी तो जो रेशियो निकलेगा, अगर आप x पर y के फॉर्म में रिलेट करोगे तो y का रेशियो निकलेगा। जैसे ये नमक की दर ये थी, नमक की दर का मतलब जैसे ये CP था और ये भी ध्यान दीजिए, अगर ये CP होगा तो ये भी CP होगा, ये भी CP, यानी तीनों वैरायटी सेम होनी चाहिए। SP हो तीनों SP होने चाहिए, या जो है स्पीड है तो तीनों स्पीड होनी चाहिए, यानी वेरिएशन सेम होना। अगर 2 लोग हैं उनकी एज का औसत, भार का औसत, अगर ये भार है तो ये भी भार होगा, आयु है तो ये भी आयु होगा, ये ध्यान देना। जैसे पहला और दूसरा क्या है, 7 रुपए 20 पैसे नमक का प्राइस है ना, कहोगे पहला कॉस्ट 7 रुपए 20 पैसे, दूसरे प्रकार के नमक की 4 रुपए 40 पैसे। अब मीन में नमक की कॉस्ट, लेकिन कह रहा है मीन को जो मिश्रित किया गया तो उसकी कॉस्ट नहीं दिया, उसको 6.3 में बेचा गया तो 16 सही 2/3 का लाभ हुआ। यानी आप बताओ अगर किसी को हम 6.3 में बेचते हैं 16 सही 2/3% का लाभ होता है तो खरीदते कितने में है, कहोगे ये तो हमने प्रॉफिट लॉस में पढ़ागा। 16 से 2/3 की वैल्यू 1/6, 1/6 लाभ का मतलब 6 में खरीदेंगे, 1 का लाभ होगा 7 में बेच देंगे। कहोगे सर ये 7 की वैल्यू है और 6 निकाल लेंगे CP, 7 9 63 9 6 54 यानी 5.4, यानी अगर 6.3 में बेच रहे हैं 16 होल 2/3 का लाभ होगा, खरीदेंगे कितने में सर 5.4 में बस। तो भाई दोनों का मिश्रण का भी CP निकाल लोगे तो मिश्रण का CP निकालोगे, रेशियो क्या आएगा, उनकी क्वांटिटी का रेशियो आता है, सॉल्व कर दो। 7 20 का मतलब कितना, 12 से 4 गया 8 यानी 1.8, यहाँ कितना होगा 10 सीधे, तो 2 पंचे 10 2 9 18 यानी 5:9 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। बताइए कोई डाउट है, कोई डाउट नहीं सर, बिल्कुल आसानी सॉल्व कर लेंगे। दी गई श्रृंखला की अगली संख्या, ध्यान समझिए एक लाइन का। जब आप ALP का एग्जाम दे रहे हो या यूपी पुलिस का एग्जाम दे रहे हो, इन सब में सीरीज स्टफ नहीं आता। सीरीज स्टफ हमेशा बैंकिंग के एग्जाम में आता है, ये बहुत आसान होते हैं। देखो देखने से लग रहा है 7 और इसका अंतर कितना हुआ 13, 17 और 43 का 13 में से 6 गए 6 यानी 26, ये 26 का, यहाँ इसका कितना 39 का, तो आगे कितना हो 13 दूना 26 13 3 39, 13 चौका 52 आगे होगा ना, मतलब 13 का टेबल का डिफरेंस होता जा रहा है। तो 52 का मतलब यानी 82 में 52 जोड़ेगा, 2 2 4 हुआ 8 5 13, क्या 134 है, यानी 134 और 82 का अंतर ये होगा। बहुत सही भाई, ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। वाह, चलिए इसको देखो, एक संख्या का 32% 56 संख्या क्या है, चाहे आप x मानो चाहे 100 मानो, यानी संख्या जो भी उसका 32% दिया है वो अपने आप में संख्या क्या है। तो अगर आप संख्या 100 मानते हो तो 100 का 32% बराबर 56, 32% की वैल्यू 56 है तो 100% की वैल्यू यही नंबर होगा। एक लाइन का आंसर, क्या इसमें कुछ लेट करने की जरूरत है, नो सर। 8 चौक 32, 8 सते 56, 4 से 25, 25 सत्ते 175, ये नहीं बताना चाह रहे थे लेकिन इतना आसान क्वेश्चन दिया है तो ये यूपी पुलिस में SSC GD में या ALP में कभी कभी आते हैं, मतलब हर बार नहीं आते। सबसे इजी क्वेश्चन है ये कि नंबर का 32% 56 है, संख्या क्या है, ठीक है ना, एक लाइन में बता दोगे। देखो यदि प्लस का अर्थ माइनस और डिवाइड का और इनटू का डिवाइड, प्लस का मतलब प्लस नहीं भाई, इसको डिवाइड करो, इसको इंग्लिश पढ़ो। डिवाइड का मतलब यहाँ प्लस, माइनस का मतलब इनटू, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ देन। तो ये ध्यान दीजिएगा, इंग्लिश में पढ़िएगा, ये पता नहीं क्या दे दिया गया, 2 बार यहाँ चुंगा जैसा लगा दिया गया, इसको समझिए। प्लस का अर्थ माइनस, प्लस है यहाँ माइनस लगा दो। इनटू का अर्थ डिवाइड, आप कहोगे इनटू कहाँ, यहाँ
इंटू का अर्थ कितना हुआ, डिवाइड, ध्यान दीजिएगा। और उसके बाद क्या करा, डिवाइड का अर्थ प्लस, डिवाइड ये है ना, बिल्कुल सही, यहां क्या कर दो, प्लस कर दो। और माइनस का अर्थ इंटू, यहां माइनस क्या कर दो, इंटू। अब इसके वैल्यू जो भी वैल्यू फिल कर दो, यानी 400, यहां डिवाइड बाई यहां 5, और यहां 6, यहां 22, यहां 75। अब बताओ क्या होगा, सॉल्व कर लो। अगर ये करोगे भाई तो कहोगे पहले हम डिवाइड करेंगे फिर मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 से 5 48, 80 इंटू 6 माइनस 22 प्लस 75, तो कहोगे 8 से 480 और प्लस 3, 7 में से 5 53, कहोगे सर 533। एक लाइन का आंसर, कहाँ डाउट है भाई, बिल्कुल आसान सा तो है, ओरली बता दोगे, कहोगे यस सर वेरी गुड। तो बताओ यहां तक कोई डाउट है, नहीं भाई एकदम आसान सा। आज हमें लगता है कुछ क्वेश्चन एक आध दो थोड़ा सा लगे होंगे टफ है, बाकी आप 20 के 20 क्वेश्चन इजी वे में सॉल्व कर लेंगे। तो डेली आपसे कितने बजे भाई, 7 बजे शाम को डेली मिलेंगे। और अभी हम एएलपी का या यूपी पुलिस का जो एग्जाम होने वाला उसके भी डेली कोर्स करेंगे, कुछ मॉक टेस्ट सॉल्व कराएंगे और कुछ चैप्टर्स पढ़ाएंगे। और बहुत सारे चैप्टर्स देखिए, आप पहले स्टार्टिंग में कोई भी टॉपिक आपको पढ़ना है तो आप डालिएगा, यानी स्टार्टिंग वाले की बात करेंगे, यानी वो टॉपिक डालिए, चाहे परसेंटेज चाहे प्रॉफिट लॉस, बाई शिवानंद सर, बिल्कुल आप जो है यूट्यूब पे आपको मिल जाएगा और आपके सामने हाजिर होंगे। बेहतर तरीके से बेसिक से लेकर टफ वाले सारे पढ़ा चुके हैं। अब सिर्फ और सिर्फ आपके असेसमेंट के लिए रिवीजन करा रहे हैं ना, कहोगे यस सर। चलिए नेक्स्ट समय फिर से मिलते भाई किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर।